लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है, अगर लोगों को सिम्टम्स होने लग जाती है, हुँ। तब जाके पता चलता है कि ये थायराइड की प्रॉब्लम है। तो सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बात जी, करते जी। हैं। हुँ। तो थायराइड जो है ना, जैसे हमारे कमरे में एक थर्मोस्टेट होती है जहाँ से टेम्परेचर रेगुलेट यस। होती है, तो थायराइड भी एक थर्मोस्टेट की हुँ। किस्म की एक चीज़ होती है। साथ ही में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी दिल ज़ोर से धड़क सकता है। हुँ। अगर किसी को आयरन लो होती है, जिसे हम अनीमिया कहते जी। हैं, हीमोग्लोबिन कम होती हुँ। है, उसमें भी दिल ज़ोर से धड़क यस। सकता है। किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, घबराहट सी जी। होती है, तो उसमें भी दिल ज़ोर से धड़क यस। सकता है। तो जो महसूस कर रहा है इंसान, उसे तो सिर्फ यही लग रहा है कि दिल ज़ोर से धड़क रहा है, हुँ। लेकिन ये 4 अलग-अलग रीज़न्स की वजह से है। जी। ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? तो सर से पाँव तक लेके आप कोई भी हिस्से को अगर पॉइंट करेंगे तो थायराइड का उसके ऊपर असर होता है। ओके। जैसे अगर आप ब्रेन से शुरू करेंगे, अगर थायराइड आपकी अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव है, तो आपकी स्लीप जो नींद है अफेक्ट हो जाती है, मूड चेंज हो जाता है, और साथ ही में जो आपकी सोचने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो चेंज हो जाती है। ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਜੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। TLC ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਹਨ, ਫੈਲੋ ਆਫ the Royal College of Physicians of Canada. ਉਹਦੇ ਨਾਲ Dr. Jain is the first Canadian physician to be triple board certified by the American boards in endocrinology, internal medicine and obesity medicine. ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। सत श्रीकाल, नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੀ ਅੰਬਰੈਲਾ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਐਕਟਿਵ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬॉडी 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? जी, थायराइड जो है वो एक ग्लैंड होती है, शरीर का एक हिस्सा होता है जो हमारे गले के सेक्शन निचले भाग में होता है। हुँ। और थायराइड जो है, थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन करता है। हुँ। तो जो थायराइड हार्मोन्स जो है शरीर में भट्टी की तरह होती है। ओके। तो सिर से लेके पाँव तक हर हिस्से की, हर अंश की जो रेगुलेशन होती है कि वो किस प्रकार से, किस स्पीड में काम करेगी, हुँ। वो शरीर का हर हुँ। भाग, वो थायराइड हार्मोन से रेगुलेट होती है। ओके। तो ये बहुत ही अहम पार्ट होता हुँ। है। बच्चों में अगर थायराइड अगर अंडर एक्टिव यानी कि ज़रूरत से कम अगर काम करने लग जाए, या ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाए, ओवर एक्टिव जिसे हुँ। कहते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। साथ ही साथ जब प्यूबर्टी यानी कि हुँ। जब शरीर में एडल्टहुड की जो चेंजेस। चेंजेस होने हुँ। लग जाती है, तो उस टाइम पे भी थायराइड के ऊपर थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है। तो अगर वो थायराइड उस टाइम पे बराबर काम नहीं कर रही है, तो वो चेंजेस भी फिर अलग अलग किस्म के हो हुँ। सकते हैं। हुँ। जो स्त्री होती है जिनको मतलब यस। प्रेगनेंसी करना हुँ। है, तो अगर उनकी थायराइड अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होती है, तो उससे उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो यस। सकती है, हुँ। प्रेग्नेंट होने की जो हुँ। क्षमता होती है वो हुँ। अफेक्ट हो सकती हुँ। है। हुँ। तो साथ ही साथ बुढ़ापे में भी अगर थायराइड अगर ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम काम करने लग जाता है, तो हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक, ऐसे कई सारी बीमारियां हो सकती है, हुँ। जो हुँ। सारी की सारी चीज़ें एक ही ग्लैंड से रिलेटेड है। जो ग्लैंड जो है वो हमारे गले में है जी बिल्कुल, बेसिकली जी, जी बिल्कुल। पर वो सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा देखा जाए तो। जी, तो जी। इसे है ना एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अच्छा। एंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि ये हिस्सा कोई शरीर के एक हिस्से में होता है ये ग्लैंड, हुँ। पर उसकी जो इफ़ेक्ट होती है वो सिर से पाँव तक लेकर कहीं भी हो सकती ओके। है। तो जो ये हार्मोन बनाती है वो ये ब्लड में डाल देती है, फिर जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ 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 हुँ। हार्मोन जाती हुँ। है।
और हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे डॉक्टर, जब भी किसी से बात करो, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया ना कि किसी का वेट बढ़ गया बोलेंगे थायराइड है, किसी का वेट कम हो गया थायराइड है, पर नॉलेज नहीं है इतनी, इसीलिए हमने सोचा कि आज आपसे बात करके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें कि क्या है थायराइड, कैसे होता है, कौन से लोग हैं जो इसके ज़्यादा रिस्क पे हैं, किसी इंसान को कैसे पता चल सकता है कि उसको थायराइड प्रॉब्लम है। जी, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। तो जनरली क्या होता है कि आम तौर पे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हम्म। होती है, यानी कि अगर परिवार में माता-पिता या भाई-बहनों को अगर होती है, तो क्योंकि ये कभी-कभी हेरिडिटरी ओके। होती है, तो आम तौर पे आपके डॉक्टर्स चेक करेंगे रेगुलरली कि हम्म। कहीं आपकी थायराइड नॉर्मल से आउट ऑफ रेंज चली जी गई है या जी नहीं। जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है, अगर लोगों को सिम्टम्स होने लग जाती है, हम्म। तब जाके पता चलता है कि ये थायराइड की प्रॉब्लम है। तो सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बात जी करते जी। हैं। तो थायराइड जो है ना, जैसे हमारे कमरे में एक थर्मोस्टेट होती है जहाँ से टेम्परेचर रेगुलेट यस। होती है, तो थायराइड भी एक थर्मोस्टेट की किस्म हम्म। की एक चीज़ होती है। हम्म। तो ये बहुत ही फाइन ट्यून्ड कंट्रोल्ड होती है। तो अगर मान लो ये थायराइड अंडर एक्टिव यानी कि ज़रूरत से कम काम करने यस। लग जाती है, तो इसके सिम्टम्स जो है शारीरिक पूरी स्लो डाउन हो जाती है। तो वज़न गेन होने लग जाता है, काफ़ी थकान सी महसूस हो हम्म। सकती है, पैरों में पानी जमा हो सकता है तो सूजन वगैरह आ ओके। सकती है, कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं करेगा। अगर कम हो जाता जी तो बिल्कुल। ओके। और अगर जो औरतें होती हैं उनकी पीरियड्स रेगुलेट नहीं होती है हम्म। बराबर से, तो हम्म। इरेगुलर हो सकती है उनकी हम्म। पीरियड्स। उसी तरह जो है हार्ट रेट जो है स्लो हो सकती है, हार्ट बीट स्लो हो सकती है। आपको आम तौर पे अगर लोगों को ठंडी नहीं लग रही है, आपको शायद ठंडी लग सकती है। ओ। तो ये जो सिम्टम्स है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे अलग अलग बॉडी के हिस्से के सिम्टम्स है, जी। लेकिन ये बेसिकली स्लो डाउन होने लग जाती ओके। है। तो इसे अंडर एक्टिव थायराइड या मेडिकल टर्म में उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके। उसकी ठीक ऑपोजिट होती है हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाए ज़्यादा थायराइड। एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी महसूस हो सकती है, पूरे शरीर में गर्मी हो सकती है, वज़न कम हो सकता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन ओके। वज़न कम होने लग अच्छा जाता जी, है, ठीक है। नींद बराबर नहीं आती है, दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है, थरथराहट सी हो सकती है। अम, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में कब्ज़ होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में डायरिया हो सकती ओह! है। और एक किस्म की हाइपरथायरॉयडिज्म जो जो आज हम और थोड़ी बात करेंगे उसके बारे में बाद में, उसमें जो आंखें हैं जो सूज जाती है, तो वो कहीं ऐसे ऐसे लगता है कि बाहर आ रही है ओके। आंखें। तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। कभी उससे पता चलता है कि ये थायराइड है। अंडर जी। ओवर एक्टिव हो गई है। डॉक्टर जैन, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ टाइप्स बेसिकली दसियाँ, ओवर एक्टिव ਤੇ अंडर एक्टिव, है ना? तो एक में आप दोनों के सिम्टम जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट है, किसी में ठंड लग रही है, किसी में गर्मी लग रही है, वेट कम हो रहा है, वेट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर अब ये जो बातें हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, मुझे लगता है एक आम इंसान भी कई बार फील कर लेता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हॉट फ्लैशेस फीमेल्स में बहुत कॉमन है, या वेट एकदम से कम होने लग गया, वेट एकदम से ज़्यादा हो रहा। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो क्या इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि मुझे थायराइड हो गया? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे आपने बताया, ये सिम्टम्स काफ़ी अलग-अलग रीज़न की वजह से हो सकते हैं। तो इसीलिए उसका जो है पूरा बराबर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशंस यस। करनी ज़रूरी हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ओवर एक्टिव थायराइड जो होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें मैंने कहा था कि दिल बहुत ज़ोर से जी। धड़कता है, तो ये थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। साथ ही में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी दिल ज़ोर से धड़क सकता है। अगर किसी को आयरन लो होती है, जिसे हम अनीमिया कहते जी। हैं, हीमोग्लोबिन कम होती है, उसमें भी दिल ज़ोर से धड़क यस। सकता है। किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, घबराहट सी जी। होती है, तो उसमें भी दिल ज़ोर से धड़क यस। सकता है। तो जो महसूस कर रहा है इंसान, उसे तो सिर्फ यही लग रहा है कि दिल ज़ोर से धड़क रहा है, लेकिन ये 4 अलग-अलग रीज़न्स की वजह से है। जी। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। तो जो थायराइड की जो प्रॉब्लम है, गुड न्यूज़ ये है कि ब्लड टेस्ट में बहुत अच्छी तरह से इसका ओके, पता बराबर से चल पता जाता चल है। सकता है। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं और अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर आपकी ब्लड टेस्ट कराएंगे। थायराइड की 3 किस्म के ब्लड टेस्ट होते हैं। एक का नाम है TSH, जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके।
और बाकी दो जो है T3 और T4। जी। तो ये तीनों हार्मोन थायराइड से रिलेटेड है। अगर TSH लो होती है इसका मतलब थायराइड ओवर एक्टिव है, ओके। ये उल्टी दिशा में चलती है। और अगर TSH हाई है, ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से हाई है, तो इसका मतलब थायराइड अंडर एक्टिव ओके। है। T3 और T4 जो बाकी दो हार्मोन हैं वो अगर हाई है तो मतलब थायराइड ओवर एक्टिव है, जी। और अगर ये हार्मोन्स लो है तो थायराइड अंडर एक्टिव होती है। अभी आमतौर पे क्या होता है कि TSH खुद इतनी सेंसिटिव एक टेस्ट होती है कि अगर TSH ही नॉर्मल आई तो T3 और T4 करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। जी। जो सिम्पटम्स आपने बताए थे डॉक्टर, तो अगर ऐसे सिम्पटम्स हो रहे हैं किसी को, तो क्या बेस्ट ऑप्शन यही होगी कि जाके टेस्ट करवाना चाहिए? जी, पहले देखना चाहिए कि ये सिम्टम्स किस इंटेंसिटी से हो रही है। अगर मामूली सी अगर घबराहट हो रही है, या अगर हल्का सा यस। 1-2 दिन के लिए ही अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से इमीडिएटली कोई टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर काफ़ी इंटेंस हो रहे हैं सिम्टम्स, कोई अंडरलाइन कोई कॉज पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है, और ये काफ़ी दिनों तक अगर चल रहा है, तो ज़रूर कराना चाहिए टेस्ट। स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो बिल्कुल। क्योंकि हेरेडिटरी भी हो जी सकता है। बिल्कुल। कुछ अर्ली वार्निंग साइंस भी हैं जो इंसान को ये पता चल के जाए कि अब टेस्ट कराने का टाइम है, मुझे अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए? हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर आप मान लो कोई ऑलरेडी थायराइड की दवाई ले रहे हैं, ओके, और अगर कुछ चेंज हो गया है, मान लो कोई और अगर आपने दवाई लेनी शुरू कर दी है और सिम्टम्स अगर होने लग ओके। गए हैं, या अगर कोई आपकी हेल्थ में कोई और चेंज आया है, तब टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी नींद अफेक्ट हो जाती है, स्ट्रेस अफेक्ट हो जाती है, या अगर रिसेंटली कोई अगर बीमारी हो जाए जी। आपको, तो इस सारे रीजंस की वजह से भी कभी थायराइड जो है, इसकी जो रेगुलेटर है, ख़राब हो सकती है। तो तब जाके फिर टेस्ट करवाना ज़रूरी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक एज भी होती है कि किस एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, या मेल फीमेल किस कैटेगरी को ज़्यादा हो सकता है, कि बच्चों में भी हो सकता है? जी, ये किसी भी एज पे हो सकता है। एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी थायराइड डेवलप ही नहीं होती है। ओके। तो इसे कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यानी कि जो थायराइड शरीर में है ही नहीं। तो इसीलिए जब भी बच्चा पैदा होता है तो थायराइड की टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो अस्पताल में ही हो होता जाती है। है, एनी डिलीवरी वो अस्पताल में करते हैं टेस्ट। और उससे फिर जो है अगर पता चले कि ये कंडीशन है तो सीधे मतलब बर्थ से ही फिर दवाई शुरू कर देते हैं। बड़ा एक लेमैन वाला सवाल पूछने लगी हूँ डॉक्टर अक्षय, जो थायराइड है, जो हमारी बॉडी में ये ग्लैंड है, इसका बेसिक काम क्या है? तो इसका पूरा जो फंक्शन है ये शरीर की स्पीड को रेगुलेट करना है एक अच्छा। तरह से। तो ये मान लो हमारे जो क्लास मॉनिटर होती है, वैसे ये हमारे बॉडी की मॉनिटर है। अच्छा। तो हर जगह वो रेगुलेट करते रहेगा। बॉडी को रेगुलेट हाँ करता है, जी। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सारी बॉडी का सिस्टम है जो वो जी हिलेगा। बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर थायराइड को ट्रीट ना किया जाए? जी, तो क्या हो जाता है कि अगर थायराइड अनट्रीटेड रहे तो हौले हौले जो है ये हर शरीर के हिस्से पे इसका बर्डन या भार जो है बढ़ने लग जाता है। जैसे मैं आपको अभी अंडर एक्टिव थायराइड का जी। उदाहरण देता जी। हूँ। अगर इसे ट्रीट ना करे तो शरीर में पानी भरने लग जाता है। ओके। अगर पानी भर जाता है तो फिर हार्ट के ऊपर उसका ज़ोर आने लग जाता है, और फिर हार्ट की पंपिंग फंक्शन जो है वो ख़राब हो सकती है। साथ ही साथ जो ब्रेन फंक्शन है वो हौले हौले स्लो हो जाने लगता ओके। है। लकीली अभी इतने सीवियर केसेस हम देखते नहीं हैं, बट मैंने अपने करियर में देखा भी है कि कभी अगर ब्रेन फंक्शन इतनी स्लो हो जाती है थायराइड की वजह से तो कोमा भी हो सकती है। ओके। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम साइड होता है। उसी तरह एक ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि अगर उनको अंडर एक्टिव थायराइड है, जी। हाइपोथायराइडिज्म, और दवाई ना ले वो, तो ये सारी सिम्टम्स होने लग जाती है। ओके। क्योंकि ये लोगों को लगता है कि दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। यस। उसी तरह ओवर एक्टिव अगर थायराइड हो जाए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, तो हार्ट के ऊपर वापस उसका बहुत ज़ोर पड़ने लग जाता है, वापस हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, बहुत ज़ोर की बुखार आ सकती है जिसका कोई फिर ट्रीटमेंट मुश्किल हो जी। जाता है। जी। ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी, अनफॉर्चुनेटली ये फ़ीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप रेशियो देखें तो 8 टाइम्स ज़्यादा होता है ओके। फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में। और क्योंकि ये फैमिली हिस्ट्री में भी काफ़ी कॉमन है, तो अगर मदर या सिस्टर को हो तो हाई चांसेस हो जाते हैं पेशेंट को होने के।
ਸੋ ਜੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ एक टेस्ट ਵਾਸਤੇ। करवाना ज़रूरी ਜੀ। हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰਾ? जी, तो क्या हो जाता है कि थायराइड अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, या कि ज़रूरत से कम अगर थायराइड हार्मोन बन रही है शरीर में, तो फर्टिलिटी उससे अफेक्ट हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं उसके बावजूद प्रेग्नेंट ना हो रहे हैं, तो फिर ये ब्लड टेस्ट बहुत ही कॉमन है जो डॉक्टर्स करते हैं। और अगर उसमें टेस्ट एबनॉर्मल आई तो फिर थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट शुरू कर देते जी। हैं। साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी में मिस कैरेज हो जाए तो फिर अगली प्रेगनेंसी में भी थायराइड हार्मोन बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। उसी तरह एक स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं TPO एंटीबॉडी, ओके। थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी जिसे बोलते हैं। तो अगर ये हाई हो नॉर्मल से ज़्यादा, और अगर प्रेगनेंसी हो उस टाइम पे, तो फिर थायराइड हार्मोन की सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। तो उससे जो है मिस कैरेज की रेट्स, बच्चे गिरने की रेट्स जो है कम हो जाती है। ओके ओके। जो अंडर एक्टिव थायराइड है उसमें क्या जो दवाई एक बार शुरू कर दी तो फिर लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये पूरे वेस्टर्न मेडिसिन जो एलोपैथी जिसे बोलते हैं, ये पूरे एलोपैथी में एकमात्र यही एक दवाई है जिसके ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके। तो बहुत बारी मैं जनरली कहूँगा कि इसे दवाई की तरह ना ट्रीट करे, बट एक विटामिन की तरह ट्रीट करे। थायराइड की मेडिसिन जी, को? थायराइड की, क्योंकि लिए हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है कि ये जो थायराइड की जो दवाई है जिसे लीवोथायरॉक्सिन या सिंथ्रॉइड कहते हैं, इंडिया में इसे थायरोनॉम या एल्ट्रॉक्सिन भी कहते हैं। तो ये जो इसकी जो तत्व है वो एग्जैक्टली सेम है जो शरीर में बन रही है, इसलिए इसकी साइड इफ़ेक्ट की रिस्क नहीं होती है। तो ये हो जाता है कि जैसे हम अगर हमारे शरीर में विटामिन डी कम होती है तो हम विटामिन डी की सप्लीमेंट यस। लेते हैं। तो उसी तरह ये अगर हमारी थायराइड हार्मोन अगर कम बन रही हो तो ये थायराइड की सप्लीमेंट लेनी बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। अराउंड 90% केस में ये हो जाता है कि अगर आपकी थायराइड अंडर एक्टिव हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, तो ये दवाई जो है शायद लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इसे बराबर से ट्रीट किया जाए तो आपकी जो आयु है, लाइफ स्पैन है, वो वो बढ़ सकता है। एग्जैक्टली उतनी ही रहेगी जितनी अगर थायराइड कभी आपको नहीं आई हो। ओके। और ये जितने भी मैंने सिम्टम्स आपको बताए वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं अगर आपकी थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल में आ जाए तो। अच्छा, और वो दवाई से पॉसिबल है? जी बिल्कुल। जी। एक मैंने पढ़ा था डॉक्टर कि अंडर एक्टिव जो थायराइड ग्लैंड है उससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, ये सच है क्या? जी बिल्कुल। तो हार्ट डिजीज़ क्योंकि लिए वही है कि अगर हार्ट की रेगुलेशन बराबर नहीं हो तो अंडर और ओवर एक्टिव में हार्ट डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। अब ये होता है कि 60 की उम्र के बाद आम तौर पे हमारी बॉडी थोड़ी स्लो डाउन होने यस। लग जाती है। तो इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये नॉर्मल भी कहा जा सकता है, जो स्लाइट हाइपोथायरॉयडिज्म 60 की उम्र के बाद। लेकिन 60 की उम्र के बाद अगर किसी को हाइपर थायरॉयडिज्म हो, अगर थायराइड ओवर एक्टिव हो, तो उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि वरना जो है सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। जी। एक और चीज़ की जो ओवर एक्टिव थायराइड है उससे जो बोन लॉस है या जी। जो लोगों में गठिया की प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी हो सकती है थायराइड के साथ? जी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जी, जाती जी। है, हड्डियां जो है कमज़ोर होने लग जाती है, हड्डियां गलने लग जाती है, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाता बढ़ है। जाती है। ओके। ये क्यों होता है कि बोन लॉस क्यों शुरू हो जाता है होना? जी, तो क्या हो जाता है कि जैसे ये थायराइड जब ओवर एक्टिव होने लग जाती है तो रेगुलेटर हाई पे चलने लग जाता है। तो हड्डियां जो है उसमें कैल्शियम और मिनरल जो है बराबर से ये स्टिक नहीं होते हैं। ओके। तो हड्डियां है गलने लग जाती है। और ये स्पेशली जो है मेनोपॉज के बाद औरतों को ये ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ओवर एक्टिव थायराइड का ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो ज़रूरी। जाता है। जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं डॉक्टर जैन, जैसे आपने बताए थे कुछ टेस्ट हैं T3 T4, इसके बारे में अगर आप इलेबोरेट कर सकें कि कैसे कैसे टेस्ट होते हैं इसके? जी, तो ये सारे के सारे ब्लड टेस्ट है। इसमें कभी आपने फास्टिंग जाने की ज़रूरत नहीं, खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं है, दिन में आप कभी भी करवा सकते एंड हैं। योर फैमिली डॉक्टर कैन डू इट? फैमिली डॉक्टर Okay. कैन डू इट। अगर आप ऑलरेडी थायराइड की दवाई ले रहे हो
तो जिस दिन आप ब्लड टेस्ट के लिए जाओ, अगर आपने दवाई ली या नहीं ली है उससे भी कोई फ़र्क नहीं ओके पड़ता है। ओके तो क्योंकि लिए ये जो टेस्ट है ये मिनट बाय मिनट इतने फ्लक्चुएट नहीं होंगे। टीएसएच जो है ये स्टेडी और या जी स्टेबल जो है ब्लड टेस्ट कहा जाता ओके है। तो कौन कौन से टेस्ट हैं अगर आप बता सकें एक जी, बार? आम तौर पे फर्स्ट टेस्ट जो कराते हैं वो टीएसएच होता है। तो अगर टीएसएच एबनॉर्मल हो, अगर हाई या लो हो, तो फिर T3 और T4 टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। पर अगर टीएसएच नॉर्मल है तो 90% ऑफ द टाइम्स जो है T3 T4 नॉर्मल ही तो रहेंगे। बेसिकली ये 3 टेस्ट हैं जो जी, कॉमन टेस्ट हैं जिससे पता चल सकता है कि आपको थायराइड है कि नहीं। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर मेडिसिन डिसाइड की जाती है। उसके बाद अभी अगर हाइपरथायराइडिज्म हो तो आपके डॉक्टर एक स्पेशल टेस्ट भी ऑर्डर करते हैं जिसे टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी जी कहते हैं। जी साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी के टाइम पे एक टीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट है, वो भी चेक करते हैं। जी। ये आमतौर पे रेगुलरली चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वंस इन अ वाइल ही चेक की जाती और है। जब टेस्ट करवा लिया उसमें आ गया कि इस इंसान को थायराइड है तो उसकी जब मेडिसिन शुरू कर दी जाती है तो मेडिसिन फिर उसको रेगुलर जो है वो खानी पड़ती है। जी बिल्कुल। जी ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ? तो ये जो अंडर एक्टिव थायराइड की जो दवाई है जिसे सिंथ्रॉइड, लीवोथायरॉक्सिन, एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉम है, अलग अलग नाम है। यस ये दवाई लेने की एक ख़ास तरह होती है। ओके तो आपने ये दवाई हमेशा सबसे पहले उठते वक्त खाली पेट लेना है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। एक बार ये दवाई ले ली और दवाई सिर्फ पानी के साथ लेनी है, आप जूस वगैरह के साथ नहीं लेने। ठीक एक बार ये आपने दवाई ले ली, फिर उसके बाद जनरली कहा जाता है अराउंड 45 मिनट्स, 45 मिनट आपको रुकना है, कुछ और खाना पीना नहीं है। ओके क्योंकि ये जो खाली होता है ना पेट, तो उसमें इसकी एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी होती है। एक बारी 45 मिनट्स हो गए, फिर आप अपना चाय, कॉफ़ी, यस ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर सकते हैं। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग इस दवाई के साथ साथ कैल्शियम या आयरन की भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ये कैल्शियम आयरन की सप्लीमेंट जो है मिनिमम 4 से 5 घंटे बाद लेनी पड़ती है। ओके तो अगर हमने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो जो थायराइड की जो दवाई है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होती है शरीर में। तो अगर मान लो आप 100 माइक्रोग्राम पावर की दवाई ले रहे हैं, उसमें से सिर्फ 50 ही एब्जॉर्ब होगी, इसलिए फिर ये थायराइड लेवल्स कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होंगे। तो ये दवाई जिस तरह से लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मान लो अगर दवाई आपकी एक दिन मिस हो गई तो अगले दिन आप डबल ले सकते हैं। ओह ओके 2 दिन मिस हो गई तो आप ट्रिपल भी ले सकते अच्छा हैं। उसका कोई नुकसान नहीं है? जी नहीं, आपने बोला था कि कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं है। नहीं है। जी बट ट्राई करें कि आप डेली लिए, जैसे एक यस टैबलेट डेली जैसे लेना है वैसे ही ट्राई कीजिए लेना। लेकिन अगर मिस हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल या ट्रिपल कर सकते हैं उसे। जो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं आपने जैसे दवाई का जिक्र किया तो क्या दवाई ही एक ट्रीटमेंट है मेडिसिन ही खानी पड़ेगी कि कुछ और भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? जी, तो अंडर एक्टिव जब थायराइड होती है ज़रूरत से कम, अगर ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त अगर जी पता चला, तो बहुत बार ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद मदर की थायराइड नॉर्मलाइज हो जाती है, ओके तो शायद फिर उनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। बट आगे चल के भी रिस्क है कि थायराइड अंडर एक्टिव हो सकती है। जी जैसे ओवर एक्टिव थायराइड जो है उसके अलग अलग किस्म के ट्रीटमेंट आते हैं। तो एक होती है दवाई जिसे आपने दिन में एक बार ही लेनी होती है। ओवर एक्टिव थायराइड की जो गोली है ये आपने खाली पेट लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको जी जी बाकी इंस्ट्रक्शंस बताए थे वैसे ज़रूरत नहीं है, कभी भी ले सकते हैं आप। कुछ लोगों को दवाई लेना पसंद नहीं है डेली ओवर एक्टिव थायराइड के लिए, या फिर दवाई असर नहीं करती है, तो उनके लिए एक दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडाइन। ओके तो आयोडाइन जो है इसे एक खास किस्म का आयोडाइन, हम उसकी एक ड्रिंक देते हैं पेशेंट को। ये आपने सिर्फ 1 टाइम ओनली लेनी है। ये ओके अस्पताल में या जिम पैटिसन आउट पेशेंट सेंटर में देंगे हम। और उससे जो है ठीक जो थायराइड का जो ओवर एक्टिव जो हिस्सा है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अच्छा तो अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो फिर थायराइड होपफुली नॉर्मलाइज हो जाती है। इसमें लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अबाउट 50-50 चांस है कि 50% चांस ये है कि थायराइड नॉर्मलाइज हो जाती है, 50% चांस ये है कि थायराइड ओवर एक्टिव से अंडर एक्टिव हो जाती ओके है। ओके तो अगर अंडर एक्टिव हो गई तो आपने फिर वापस वो थायराइड की सप्लीमेंट आपने लाइफ लॉन्ग लेनी तो पड़ जैसे सकती अभी है। आप बता रहे हो बहुत से लोगों के जहन में ये बात आएगी कि हम क्यों खा रहे हैं दवाई फिर हम वहाँ जाके यही ट्रीटमेंट ले लें, तो क्या हर इंसान ये ट्रीटमेंट ले सकता है? जी कर सकते हैं। उसमें बस एक ये बात जानना ज़रूरी है कि ये 50-50 चांस होता है। कुछ
इंस्टेंसेस में या कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब हम ये रेडियो एक्टिव आयोडाइन नहीं दे सकते हैं। जी। जैसे प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं दे सकते ओके। रेडियो एक्टिव आयोडाइन। अगर कोई प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहा है तो रेडियो एक्टिव आयोडाइन नहीं दे सकते, बिकॉज रेडियो एक्टिव आयोडाइन देने के अराउंड 6 महीने बाद तक आपने प्रेगनेंसी की कोशिश नहीं जी, कर जी, सकते हैं। जी। और कुछ ये भी होता है, अगर किसी को रेडिएशन की रिस्क अगर ज़्यादा होती है तो हम वो यूज़ नहीं करते। तो हुँ। कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होते हैं, वरना ये काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट है। जो लोग दवाई खा रहे हैं थायराइड की, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक बार जब दवाई खाना शुरू किया, प्रॉब्लम ठीक हो गई, लोगों ने दवाई छोड़ी कि अब ठीक हो गया, डॉक्टर ने भी बोल दिया ठीक हो गया, फिर दोबारा से हो गया कुछ सालों बाद? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। हुँ, हुँ। क्योंकि जैसे अंडर एक्टिव जो थायराइड है, वो दवाई लेने के बाद अगर आपकी नॉर्मल हो जाए लेवल, तो इसका मतलब दवाई की वजह से हुआ है, तो हुँ, वो कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी हुँ। हो जाता है। अगर बंद कर दिया, जैसे ब्लड प्रेशर की जी, दवाई, शुगर जी। की दवाई, सेम हिसाब है कि अगर ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में आई है तो बंद कर दी दवाई, तो शुगर हाई हो तो जाएगी, ब्लड खानी प्रेशर पड़ेगी हाई हो दवाई तो। जाएगी। और जो ओवर एक्टिव जो थायराइड हुँ। है, उसमें ये हो जाता है कि एक बारी दवाई शुरू करी तो वो कंट्रोल में आ जाती है, हुँ। रिमिशन में आ जी। जाती है। फिर 70% लोगों में जो है हौले हौले दवाई बंद कर सकते हैं और उनको लाइफ लॉन्ग नहीं आएगी वापस से हुँ, ओवर हुँ, एक्टिव थायराइड। हुँ। 30% लोगों में वापस वापस ये आ आ जाए। सकती है। ज़्यादा कौन-सी है हमारी कम्युनिटी में, ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव? अंडर एक्टिव। हुँ, हुँ। और दोनों में से ट्रीट करना किसको ज़्यादा आसान है? अंडर एक्टिव को ट्रीट करना बेहद आसान है, ओके, क्योंकि ओके। लिए ये अगर एक बारी हमने डायग्नोस कर दिया हुँ। और जो मैंने आपकी दवाई की जिसकी जी, नाम जी। बताई थी आपको, वो शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद सब कुछ एकदम नॉर्मलाइज हो हुँ। सकता है। सिर्फ लेवल्स मॉनिटर करने पड़ते जी। हैं, क्योंकि जैसे वक्त गुजरता है, वो अगर मान लो 50 माइक्रोग्राम की गोली शुरू करी, हुँ। तो जैसे वक्त गुजरता है तो 50 की जगह 75 लेना पड़ सकता है, या 50 की जगह 25 भी हो सकता है। तो डोज चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल अगर नॉर्मलाइज हो लेवल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है डॉक्टर जैन कि जिसको थायराइड है, अगर वो दवाई खा रहे हैं, क्या वो दवाई खाते हुए थायराइड डिज़ीज़ के साथ जीते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं? 100% जी सकते हैं, क्योंकि लिए अगर ये आपकी थायराइड लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाए, तो शरीर में जो रेगुलेटर है पूरी तरह से वापस नॉर्मल सही हो काम करने लग जाएगा। जाता है। हुँ। तो जो शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि जो नॉर्मल थायराइड है ये दवाई की वजह से आ हुँ, रहा है या खुद के थायराइड हुँ, ग्लैंड की वजह से आ हुँ। रहा है। तो इसीलिए ये फुल वापस नॉर्मल फंक्शनिंग में चले जाते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ पैंदा है जी? जी, तो सर से पाँव तक लेके आप कोई भी हिस्से को अगर पॉइंट करेंगे तो थायराइड का उसके ऊपर असर होता है। ओके। जैसे अगर आप ब्रेन से शुरू करेंगे, अगर थायराइड आपकी अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव है, तो आपकी स्लीप जो नींद है अफेक्ट हो जाती है, मूड चेंज हो जाता है, और साथ ही में जो आपकी सोचने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो चेंज हो जाती है। तो ब्रेन अफेक्ट हो जी। जाता है उस तरह से। अगर आंखें अगर अफेक्ट हो जाती है थायराइड की वजह से, ओवर एक्टिव थायराइड, तो धुंधला सा दिखने लग हुँ। जाता है, डबल दिख सकता है, और कभी आँखों में जो है खुश्क या ड्राइनेस हो ड्राइनेस। सकती है। हुँ, हुँ। हार्ट की बात करें तो अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव थायराइड दोनों में जो है हार्ट अफेक्ट हो जाता है, तो हार्ट के ऊपर ज़ोर बढ़ जाता है, इसीलिए हार्ट की जो पंप की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। हुँ। हार्ट में जो वायरिंग जो होती है जिससे हार्ट बीट रेगुलेट होती है, वो भी अफेक्ट हो इफ़ेक्ट जाती होता है। है। हुँ। अगर और नीचे जाए तो हमारी जो अंतलियाँ होती है, हुँ। इंटेस्टाइन, उनकी भी जो डाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है कि खाने को किस तरह से प्रोसेस किया हुँ। जाए, वो भी थायराइड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो अगर थायराइड लो या हाई हो जाए तो उसकी वजह से कब्ज़ या डायरिया हो सकती हुँ, है। हुँ। साथ ही में लिवर फंक्शन भी थायराइड के ऊपर काफ़ी डिपेंड जी, करता है। जी। हड्डियों में हमने कहा था कि जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हुँ, हड्डियाँ गलने लग जाती हुँ। है। रिप्रोडक्शन जो है, औरतों में इफ़ेक्ट फर्टिलिटी, होती है। हुँ। पीरियड्स अफेक्ट हो जाते हैं। पीरियड बहुत हैवी भी हो सकते हैं, बहुत लाइट भी हो जी। सकते हैं ओवर एक्टिव और अंडर हुँ, एक्टिव थायराइड में। हुँ। प्रेगनेंसी अफेक्ट हो जाती है।
आदमियों में भी जो है जो इरेक्शन की जो इश्यू है और फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है वो थायराइड से रेगुलेट हो सकती है। और पूरे सिर से पाँव तक देखें तो वेट भी जो है वो थायराइड के ऊपर डिपेंड कम करता या है। ज़्यादा होता है, जी। यस। कई बारी गठ बन जाती है जी, वो की चीज़ होती है? हाँ, तो थायराइड में जो है गांठ अक्सर होता है, तो 20% लोगों में गांठ हो सकती है थायराइड की। जी। अभी शरीर के किसी और हिस्से में अगर गांठ आ जाती है तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि ये कोई कैंसर ना हो जाए। बट बिकॉज थायराइड में 5 में से 1 इंसान को गांठ होती है तो ये नॉर्मल की ही वेरिएशन कहा जाती है। लेकिन अगर ये गांठ साइज़ में इंक्रीज़ होने लग जाए या गांठ की वजह से अगर आपकी आवाज़ जो है होर्स हो जाती है, यानी कि ओके। खिंची खिंची हो जाती है आवाज़, या अगर आप खाना खाने में अगर दिक्कत होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है, मान लो गांठ इतनी बढ़ गई कि गले पे उसका, दिखने लगी। हाँ, और गले पे ज़ोर पड़ने लग जाए उसकी जी। वजह से, तो फिर आपके डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड करवा के एक बायोप्सी भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई ख़राब टिश्यू नहीं नहीं। है। क्या थायराइड का मूड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता? जी बिल्कुल। हुँ। तो मूड का, थायराइड का मूड पे इफ़ेक्ट होता है, और अगर मूड में अगर ज़्यादा स्ट्रेस अगर कॉन्स्टेंटली हो तो भी थायराइड के ऊपर इफ़ेक्ट हो ओके, सकता है। तो ओके। ये टू वे स्ट्रीट होती मूड है। पे कैसे इफ़ेक्ट होता है थायराइड का? तो अगर थायराइड आपकी ओवर एक्टिव होती है तो बहुत बार आपको बेचैनी हो सकती है, घबराहट सी होनी बहुत कॉमन होती है। जी। और अगर आपकी थायराइड अंडर एक्टिव होती है तो डिप्रेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, फटीग या थकान हमेशा महसूस होती है, तो वो भी हो सकता है। कुछ और आप बताना चाहें डॉक्टर जैन, हमारे पास 2-3 मिनट हैं, कि जो लोगों को है वो किस तरह से अपनी केयर करें घर पे, जो दवाई खा रहे हैं वो भी, या जिनको आज की बात सुन के लगा कि उनको टेस्ट करवाना चाहिए, किस तरीके से अपनी केयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो गुड न्यूज़ ये है कि थायराइड को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट होती जी। है। तो अगर जो जो हमने सिम्टम्स बताए इसमें से अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स हो जो कंटिन्यूसली अगर चले जा रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और जी। टेस्टिंग करवा लीजिए। अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है। और ये भी ज़रूरी है कि अगर आपके डॉक्टर ना बोले तो अब तक आप दवाई बंद मत कीजिए, खुद से मत बंद करना। अगर आपको ठीक महसूस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दवाई बंद कर सकते हैं। साथ ही में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे स्पेशली, कि यस। अगर आपकी थायराइड ख़राब है तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो थायराइड डाइट एक्चुअली जिसे मेरा कहते अगला हैं। क्वेश्चन यही था कि जी। खाने के बारे में बताएं। हाँ, तो ये है कि थायराइड डाइट नाम की कोई चीज़ है ही ओके। नहीं। अगर आपने जस्ट जो हेल्दी खाना खाना है वो तो है ही, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे अगर आपने बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाया तो उससे थायराइड अफेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हमारी इंडियन डाइट में तो स्पेशली ऐसे कोई चीज़ नहीं नहीं है है। जो आपने खाना नहीं खाना है, तो ऐसे कोई इश्यू नहीं है। बस ये मिस इन्फॉर्मेशन पे मत जाइए क्योंकि ये इतनी कॉमन है थायराइड की प्रॉब्लम, हर किसी के पास उसका कोई ना कोई इलाज है। नुस्खा होगा। बट आप जो मेडिकली प्रूवन चीज़ें हैं उसी कीजिए। कोई ऐसी चीज़ भी है डॉक्टर जैन कि जैसे आपने, हम जब बैलेंस की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे ऑर्गन या कोई ऐसी बॉडी सिस्टम जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जब थायराइड होता है तो? तो हर किसी की बॉडी में अलग अलग लेवल पे इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे मैंने कहा था कि वेट गेन वेट लॉस होता है, पर बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है जिसमें वेट अफेक्ट ही ना हो। ओके। तो हर कोई अलग होता है और हर एक की शरीर में जो थायराइड की रिएक्शन होती है वो अलग हो सकती है। जी। इसलिए बहुत बारी एक सिम्टम ही हो और बाकी 3 ना हो फिर भी थायराइड की इश्यू तो हो हर सकती है। इंसान की बॉडी डिफरेंट है, वो कैसे रिएक्ट करता है उस डिजीज़ या कंडीशन के प्रति, वो हम नहीं जज जी नहीं कर बिल्कुल। सकते। एनीथिंग इन क्लोजिंग डॉक्टर? नहीं, आई थिंक कि ये जो थायराइड प्रॉब्लम्स जो है इसकी अच्छी ट्रीटमेंट होने की वजह से जी। लाइफ स्पैन अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो एंड दिस इज़ वेरी इजीली ट्रीटेबल। तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर बात करें जी। अगर आपकी फैमिली में किसी को हो या अगर आपको खुद को भी हो तो। आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे लगता है कि जो हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में कोई थायराइड प्रॉब्लम से पीड़ित है या किसी को खुद है, उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस चीज़ से। पर थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, आपने अवसर दिया मुझे आपके थैंक स्टूडियो यू। में आने का।